पढ़ेंगे चैप्टर नंबर सेकंड इंडियन इको का, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। ठीक है ना। इस चैप्टर में है क्या, जस्ट इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया की इकोनॉमी में क्या चेंजेस आए, कैसे अपन ने ग्रोथ करी, उस सब के ऊपर है। सबसे ऊपर है पहले वाली चीज़ यही बता रहा है कि हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। ठीक है ना। फिर देश को ग्रोथ कराने के लिए हमने बहुत सारी चीज़ें करी। इसमें सबसे पहले दिया हुआ नीति आयोग। क्या दिया हुआ है नीति आयोग? क्या था, 1 जनवरी 2015 को गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन को चेंज करके उसका नाम रख दिया नीति आयोग। उसको रिप्लेस किया एक तरह से, कुछ चेंजेस किए और नाम भी चेंज किया। पहले उसका नाम था प्लानिंग कमीशन, अब उसका आयोग अब उसका नाम हो गया नीति आयोग। क्या हो गया? तो ये क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में कि नीति आयोग का पहला नाम क्या था, तो प्लानिंग कमीशन था। ठीक है ना। मेन काम क्या होता है नीति आयोग का या प्लानिंग कमीशन का? जो मेन काम क्या था, मेन काम होता है ये देखना हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं, कौन से रिसोर्स कम है और क्या करें, ऐसे कैसे प्लान बना हुआ है जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट यूज ले सके। क्या ले सके? ताकि है ना देश की ग्रोथ डेवलपमेंट जल्दी से जल्दी हो सके। तो मेन काम इसका ही होता है, ये असेसमेंट करता है कि देश के पास कितने रिसोर्सेज हैं, कौन से रिसोर्सेज कम है, डेफिशिएट है, और ऐसा प्लान बनाता है जिससे हम इन रिसोर्स का इफेक्टिव यूज ले सके। क्या ले सके? ठीक है ना। फिर इसके बाद में इसके ऑब्जेक्टिव दिए मैं, अलग अलग ऑब्जेक्टिव। मैं तुमको इसके डेफिनेशन से पता चलते हो ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव यही है रिसोर्स को पूरा यूज लेना, डेवलपमेंट करना, जो सेक्टर धीमे पड़े हुए उनको उनमें तेजी लाना। ठीक है ना। मैन इसका यही है, पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। मैन क्या था नीति आयोग की डेफिनेशन, उसमें मैन था, प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके नीति आयोग रख दिया। क्लियर है। इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसकी जो डेफिनेशन है उसके ऑब्जेक्टिव है, थोड़े टफ लैंग्वेज में दिए हुए हैं मगर मतलब यही है सबका कि आपने रिसोर्स को पूरा यूज लेना है, ग्रोथ तेज करनी है, जो सेक्टर कम है ज़्यादा तेजी से नहीं ग्रोथ करें उनको ग्रोथ करानी है, कैसे करके डेवलपमेंट को तेजी से बढ़ाया जा सके इंडिया में, यही है। ठीक है ना। इसके बाद आती है सेंट्रल प्रॉब्लम्स। ये अपन ने 11th में भी पढ़ी थी, तुमको याद ही होगा। क्या होती थी? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। समझाने की जरूरत नहीं है, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है ना। ये सब अपन ने पहले भी पढ़ रखा है। फिर आता है इकोनॉमिक सिस्टम, ये भी अपन ने पढ़ रखे हैं। अपन ने 11th में पढ़े थे मार्केट, प्लान और मिक्स। इसमें इसका नाम चेंज हो गया। कैपिटलिस्टिक का मतलब होता है मार्केट, सोशलिस्टिक का मतलब होता है प्लान और मिक्स का मतलब होता है दोनों। तो वो की वही चीज़ है ना, यहाँ पर है वापस। क्लियर है ना। समझाने की जरूरत है नहीं, बहुत ढंग से पढ़ रखा है 11th में तुमने दीपक सर से, तुमको याद ही होगा सब। मार्केट क्या होती है, प्लान क्या होता है। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए सॉरी, कुछ कह नहीं सकते। हाँ, तो मार्केट, प्लान और मिक्स अपन ने पहले अच्छे ढंग से पढ़ रखा है। मार्केट इकोनॉमी में सारे डिसीजन डिमांड सप्लाई के फोर्स होते हैं। प्लान इकोनॉमी में सारे डिसीजन गवर्नमेंट के अथॉरिटी लेती है, क्या बनाना है, किसके लिए बनाना है। मगर मार्केट इकोनॉमी में डिमांड सप्लाई के फोर्स है, और सोशल में या फिर प्लान इकोनॉमी में कौन लेती है? गवर्नमेंट लेती है। और फिर मिक्स में दोनों का अपने इंडिया में मिक्स है, कुछ डिसीजन गवर्नमेंट लेती है, कुछ लेते हैं मार्केट। फिर इसके डिफरेंस दिए मैं वो भी अपन ने पढ़ रखा है। ठीक है ना। आगे चलें, अगला आता है इकोनॉमिक प्लानिंग। क्या आता है? ठीक है ना। इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर्स टू द कंसिस्ट डायरेक्टेड एफर्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड यूजिंग रिसोर्सेज फॉर प्रोवाइडिंग पर्पज ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी एंड अचीविंग सर्टेन, वो की वही बात है। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है? हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनका हम कैसे कंसिस्टेंसी यूज ले ताकि हमारी जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो अपने जो टाइम पीरियड में जो हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर रखे हैं उनको टाइम टू टाइम अचीव कर सके, उसको कहते हैं प्लानिंग। यानी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर हम अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, उन ऑब्जेक्टिव को उसी टाइम पीरियड में कैसे अचीव करना। 5 साल का बोला तो 5 साल में कैसे अचीव करना, उसके लिए जो हम है ना एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, एक आउटलाइन बनाते हैं कि यार 5 साल में हमको है ना अपने देश में इतनी है ना लिटरेसी रेट बढ़ानी है, और वो कैसे बढ़ाएंगे उसके लिए जो पूरा ब्लूप्रिंट होता है, आउटलाइन होती है, उसी को कहते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। क्या कहते हैं? ठीक है ना। अब आते हैं गोल्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है ना। एक होते हैं जो हर इकोनॉमिक प्लानिंग में होते हैं, और एक होते हैं जो अलग कुछ गोल होते हैं जिसको कहते हैं जनरल गोल, जो होते हैं हर इकोनॉमिक प्लानिंग का हिस्सा होंगे चाहे कोई भी इकोनॉमिक प्लानिंग होती है। और कुछ होते हैं जो स्पेसिफिक गोल होते हैं, जो पर्टिकुलर इकोनॉमिक प्लानिंग में ही होते हैं, अगली प्लानिंग में नहीं होते हैं। ठीक है ना। अब इसमें ना अपन को एक टेबल दी हुई है, फर्स्ट प्लान, सेकंड प्लान, थर्ड प्लान। इसमें क्या, तो ये सिर्फ बता रखा है कि उसमें हमारे गोल क्या थे। इतनी आप टेबल याद कर नहीं सकते, एक बार रीड कर लेना, याद होगा नहीं। ठीक है ना। तो मेन ऑब्जेक्टिव बताता हूं मैं किसी भी इकोनॉमिक प्लान के, किसके 5 ईयर प्लान होते हैं ना, उनके मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पहला होता है इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या होता है? यानी पिछली बार से, पिछले 5 ईयर प्लान से इस 5 ईयर प्लान में हम है ना कैसे तेजी से ग्रोथ करेगा। पिछली बार हमारी 7% जीडीपी थी, तो 8% जीडीपी ग्रोथ कैसे होगी। क्लियर ना। तो पहले वाली वापस देखना, जो आपको इसमें भेज रखी है ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान, उसमें सिर्फ डेफिनेशन दे रखी है, उसके बाद आपको एक टेबल दी भी है बहुत सारी, वहां तक नहीं पढ़ना, आपको डायरेक्ट आना इकोनॉमिक ग्रोथ पर 2.12 पर। किस पर आना है? 2.12 पर इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ तुमको नाम से पता चल रहा है, पहला हमारा किसी भी 5 ईयर प्लान पॉलिसी का पहला हमारा ऑब्जेक्टिव होता है
कि हम फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ करें। क्या करें? इकोनॉमिक ग्रोथ करें। कैसे करेंगे रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ? हमारे रिसोर्सेज को पूरी तरह से यूज लेकर। तो पहला किसी भी 5 ईयर प्लान का पहला ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या होता है? पिछली बार से इस बार, पिछले 5 ईयर प्लान से इस बार की 5 ईयर प्लान में हमारी ग्रोथ तेजी से होनी चाहिए, जीडीपी की रेट बढ़नी चाहिए, है ना, सारे रिसोर्सेज का जितना जल्दी से हम यूज लेकर और नई नई चीजें बना सके, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सके, सब कुछ कर सके। तो पहला पॉइंट होता है इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या होता है? दूसरा होता है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है नई नई इंडस्ट्रीज लगानी है, हमको पुरानी इंडस्ट्रीज पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, मॉडर्न चीजें लेनी है। जो बाहर की टेक्नोलॉजी चल रही है पूरे वर्ल्ड में, वो टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पे भी अवेलेबल होनी चाहिए, हम भी उसको इन्वेंट करें। जैसे हमने यहाँ पे मेक इन इंडिया प्रोग्राम क्यों करें? अपन ने रूस के साथ बहुत सारे सौदे किए जिसमें हमने कहा कि हम आपसे खरीदेंगे चीजें, मगर ना इंडिया में डेवलप होनी चाहिए, इंडिया में बननी चाहिए, आप यहाँ पे बनाओ। क्या होगा इंडिया में यूज बनाने से? ताकि अपन को उनकी इंडस्ट्रीज, उनकी टेक्नोलॉजी पता चलेगी, ताकि अपन भी है ना वापस आगे जाके मॉडर्न चीजें बना सके। तो पहला होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, तेजी से चीजें बने, हमारी इकोनॉमी ग्रो करे, जीडीपी की रेट बढ़े। दूसरा होता है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है मॉडर्न इंडस्ट्रीज लगे। क्या लगे? पुरानी जो है ना क्या चल रही थी ना ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, उसके भरोसे नहीं रहे। मॉडर्न इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजी के बेस, मोबाइल बेस्ड, ठीक है ना, ये जो अभी रॉकेट साइंस आ रही है, सब कुछ आ रहा है, मॉडर्न इंडस्ट्रीज बने। तीसरा दूसरा होता है, अगला होता है सेल्फ रिलायंस। क्या है? तीसरा जो होता है हमारा ऑब्जेक्टिव होता है हम अपने पैरों पर खड़े हुए। जब हम फर्स्ट 5 ईयर प्लान में थे तब हम अना खाने के लिए भी अमेरिका पे डिपेंड थे, बहुत सारा गेहूं अमेरिका से मंगाना पड़ता था, बहुत सारी चीजें अलग अलग देश से मंगानी पड़ती थी। मगर आज ये तारीख हो गई कि हम उल्टा एक्सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं? तो सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है अपने पैरों पे खड़ा होना। अपने पैरों पे खड़ा होने का मतलब ये नहीं खड़े हो जाओ तुम, अपने पैरों पे खड़ा होने का मतलब जो भी चीज जिसको हम इंपोर्ट करते हैं, कोशिश करो उसको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़े, हमारे देश में बनाना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारे देश में बना, हमको कहीं से भी इंपोर्ट नहीं करना पड़े। ये होता है सेल्फ रिलायंस, ठीक है ना। और लास्ट है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है एकदम सारे सेक्टर्स का, सारे रीजन्स का बराबर विकास हो। ऐसा नहीं हो कि एक चीज बढ़ रही है और दूसरी चीज घट रही है, ठीक है ना। 4 मेन ऑब्जेक्टिव है। पेपर नंबर होते हैं ऊपर 2.14, 13 देखना पड़ता है ऊपर नीचे। अगर प्रॉब्लम हुई ना कि कैसे फोटो भेजी, तो अगली बार से तो फोटो भेजना, पता चलेगा कि अपने हाथ में नहीं होता कि फोटो किस उसमें आती है। तो अपन को देखना है नंबर क्या है। हाँ, तो देखना लास्ट है इक्विटी। क्या है? इक्विटी का मतलब है लगभग ये जो दूरियां थी गरीबी और गरीबों में अमीरों में, इतनी दूरियां नहीं रहे। हर आदमी का लगभग सेम स्टैंडर्ड है ना, कम से कम हर आदमी एक नॉर्मल स्टैंडर्ड लेवल पे आ जाए जहां पे वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करना है। तो पॉवर्टी को कम करेंगे ना, तब जाकर लोगों में है ना अपनी इक्विटी आएगी। हर सेक्टर को, हर चीज को, हर जने को सेम विकास होना चाहिए। ऐसा नहीं एक सेक्टर एक अमीर तो अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता है। तो लास्ट अपना ये ऑब्जेक्टिव है। और सबके ना देखो नीचे ना, अगर तुमको पूरा नहीं पढ़ना तो नीचे 2 लाइनों में लिखा हुआ है इसका मेन मतलब क्या होता है। देखो लिखा हुआ है रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, लिखा हुआ है ना। तो इक्विटी का मतलब है अपन को पॉवर्टी को दूर करना है। क्या करना है? पॉवर्टी को दूर करना है। तो मैन कोई भी अपना 5 ईयर प्लान होगा उसके अपने स्पेसिफिक गोल तो होंगे, मगर ये 4 गोल तो रहेंगे। कौन कौन से? पहला इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है ना, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी। और इसका मतलब अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो नीचे लिखा हुआ है 2 लाइन में। क्लियर है? आगे चलें। नहीं, ये तो समझने के लिए, याद रखने के लिए। याद नहीं रहे तो कम से कम 2 लाइन तो याद रहे। नेक्स्ट अगला आता है, अब अपन है ना क्रिटिकल इवोल्यूशन कर रहे हैं इकोनॉमिक प्लान ऑफ प्लानिंग ऑफ इंडिया। 1950 से 1990 तक अपने जो प्लानिंग करी, जो प्लान्स लगाए, नई नई चीजें अपने यूज करी इंडिया की इकोनॉमी पर, उसका क्या इफेक्ट रहा? सबसे पहला एग्रीकल्चर सेक्टर। क्या किया? तुमको पता ही है इंडिया की एग्रीकल्चर में, इंडिया की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो लोग जिंदा है खाने के जो कमाई कर रहे हैं वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। किस पे? तो एग्रीकल्चर के लिए अपन ने क्या किया? अपन ने ना एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारी कदम उठाया। और क्यों उठाया उसके पहले ये बता रहा है कि क्यों हमारे एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आ रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया। पहले तो एग्रीकल्चर का बता रखा है इसने, पढ़ने की जरूरत है नहीं, डाटा दिए हुए इंडिया में कितने वो फालतू चीज है। मैन जो पॉइंट बनेंगे, क्वेश्चन बनेगा वो यहां से बनेगा। रोल ऑफ एग्रीकल्चर इंडिया, इंडिया का रोल क्या है एग्रीकल्चर में? पहला है शेयर इन जीडीपी। क्या है? शेयर इन जीडीपी। हमारे जीडीपी की बैकबोन यानी कहते हैं ना रीढ़ की हड्डी है, वो एग्रीकल्चर है। क्या है? रीढ़ की हड्डी है जो एग्रीकल्चर थे। क्लियर ना? पहले ये 16% जीडीपी के अंदर 60% देती थी और 2000 में 14% हो गया। क्या हो गया? पहले अगर एक 100 रुपए का माल बनता था तो 16 रुपए का माल एग्रीकल्चर से आता था। किससे आता था? अब 2013 में 14% हो गया, यानी अब 100 रुपए के माल में 14 रुपीज का माल एग्रीकल्चर से आता है। तो पहला अपन पढ़ रहे हैं इतना इंपॉर्टेंट क्यों है एग्रीकल्चर के बारे में, क्योंकि पहला है जीडीपी में सबसे बड़ा शेयर इसका, दूसरे सेक्टर से बहुत बड़ा। पहले था 16%, अब है 14%। अगला आता है शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्या है? 47%। क्या हुआ? सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट 47%
इंडिया के जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, उनको एम्प्लॉयमेंट कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर पर, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर से। अगला आता है सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स का मतलब होता है खाने पीने की चीजें, ठीक है ना। आज तारीख में हमारा जो एग्रीकल्चर इतना डेवलप हो गया है कि हम है ना सेल्फ रिलायंस हो गए हैं, सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं। फूड ग्रेन्स के लिए हमको किसी और पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। उसका कारण क्या है? एग्रीकल्चर की ग्रोथ हुई है जो, ठीक है ना। अगला होता है सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स। ये सिर्फ फूड ग्रेन्स नहीं बनाती है हमारे देश एग्रीकल्चर, ये इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल्स भी बनाती है। क्या बनाती है? जैसे कॉटन, ठीक है ना, जूट, सिल्क, शुगर कैन। अगर शुगर कैन नहीं हो तो शुगर की इंडस्ट्रीज ही नहीं चले। तो ये सिर्फ फूड ग्रेन्स नहीं बनाती खाने पीने की चीजें, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चलती है उनके लिए रॉ मटेरियल बनाते हैं। पाली का कपड़ा मार्केट है, अगर कॉटन नहीं बनाई जाए एग्रीकल्चर में तो कपड़ा कैसे बनेगा? तो ये रॉ मटेरियल का भी बहुत ज्यादा सप्लाई करती है। अगला आता है मार्केट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का मार्केट भी है, सिर्फ चीजें बनाती नहीं है, चीजों को कंज्यूम करने के लिए भी मार्केट प्रोवाइड करती है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है ना, ट्रैक्टर बनाती है, फर्टिलाइजर बनाती है, पंप सेट बनाती है, पेस्टिसाइड्स बनाती है। अगर अपने देश में इतनी बड़ी एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं हो तो वो चीजें कंज्यूम कहाँ होंगी? ट्रैक्टर कहाँ बिकेंगे? इतने फर्टिलाइजर कहाँ बिकेंगे? तो ये सिर्फ देती नहीं है, ये वापस मार्केट भी है किसका? इंडस्ट्रियल सेक्टर का। किसका? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का। अगला आता है शेयर इन एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट हमारी कंट्री सिर्फ खुद के देश के लिए नहीं बनाती, एक्सपोर्ट भी करती है बहुत सारी चीजें। लिखा हुआ है इसमें बहुत सारी चीजें, टी, कॉटन, जूट, फ्रूट्स, तंबाकू, कॉफी, शुगर, ऑयल, ये सारी चीजें बहुत बड़े लेवल पे है ना हमारे देश एक्सपोर्ट करता है। क्या करता है? अगला है सोर्स ऑफ रेवेन्यू, कमाई। देश के हाथ में जो टैक्स आता है, लोगों के हाथ में जो रुपए आते हैं, उसका एक बहुत बड़ा सोर्स क्या है? एग्रीकल्चर है। द गवर्नमेंट जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम एग्रीकल्चर इन द फॉर्म ऑफ लैंड रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम टैक्स इम्पोज ऑन द कमोडिटीज परचेज बाय फार्मर्स, ठीक है ना। तो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का पार्ट है ना वो हमारे एग्रीकल्चर से आता है गवर्नमेंट को, क्योंकि है ना लैंड के ऊपर रेवेन्यू मिलता है, लैंड का टैक्स। बहुत सारी चीजें जो फार्मर्स खरीदते हैं कमोडिटीज, उसके ऊपर टैक्स लगा होता है, तो रेवेन्यू बहुत बढ़ता है। और लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। एग्रीकल्चर के कारण हमारे देश में ट्रेड और ट्रांसपोर्ट बढ़ रहा है। ट्रांसपोर्ट, क्योंकि हमारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को इधर से उधर भेजना होता है, ट्रांसपोर्ट से चाहिए। और एग्रीकल्चर से बहुत सारे ट्रेड जुड़े हुए हैं, बहुत सारे ट्रेड, सिर्फ डायरेक्ट एग्रीकल्चर में देखो, इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा शायद, तो उससे हमारा ट्रेड और ट्रांसपोर्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ये फायदे हैं। अब आता है कि एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया। सबसे पहला आता है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। क्या किया? इसका ब्रैकेट में नाम बोले तो लैंड रिफॉर्म्स। क्या है? इसको थोड़ा ध्यान समझना, इसके क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला पॉइंट है लैंड रिफॉर्म्स। क्या है? ठीक है ना। एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटीज। इंटरमीडिएट का मतलब होता है मिडिल मैन। क्या होता है? इसका मतलब है पॉइंट का कि अपन है ना मिडिल मैन को हटाया। जैसे 1950 से 99 हुए ना, सरकार का मेन पॉइंट था कि आप मिडिल मैन को हटाओ। क्या हटाओ? क्योंकि है ना मिडिल मैन के कारण ना फार्मर्स को कमाई नहीं होती थी, फार्मर्स अपना माल सस्ता बेच देते मिडिल मैन को, मिडिल मैन वही चीज वापस है ना बाहर वालों को महंगा बेच देते। तो जनता के पास तो महंगा पहुंचता था मगर फार्मर को कमाई नहीं होती थी। तो लोग सबसे पहला काम क्या किया, लोगों सरकार ने मिडिल मैन को हटाना स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया? जमींदार को, जागीरदार को, इन सबको हटाना स्टार्ट कर दिया। इनका है ना सिस्टम खत्म कर दिया, ठीक है ना। क्योंकि वो लगान लेते थे और बहुत ज्यादा टैक्स लेते थे, उनसे बहुत ज्यादा रेंट लेते थे। सरकार ने खत्म करा, हटो यहाँ से, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या? लैंड रिफॉर्म्स। क्या किया? स्टेप बाय स्टेप गवर्नमेंट ने क्या किया? इन मिडिल मैन को हटाना स्टार्ट किया। और जो लैंड जो पहले है ना जमींदार उसकी या है ना लैंड लॉर्ड्स की हो गई थी, अब उसको है ना धीरे धीरे खत्म करके वापस टिलर्स का मतलब फार्मर्स को जो उस पर फार्मिंग कर रहे हैं ना उनके नाम पर करना स्टार्ट दिया। सरकार ने कहा जो एक कानून बना है कि जो किसान बहुत सालों तक एक ही जमीन पर काम कर रहा है, अल्टीमेटली कुछ सालों बाद एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो जमीन उसके नाम पे हो जाएगी, उसकी हो जाएगी, क्योंकि इतने सालों से वो कर रहा था, उसका एक पार्ट उसका हो जाएगा। इस तरह से सरकार ने क्या किया, वापस है ना जो जमीन एक्चुअल उनकी थी स्टार्टिंग में, जो जबरदस्ती ले ली वो वापस है ना उनको टीलर्स के नाम पे करनी स्टार्ट कर दी, ठीक है ना। तो इस तरह से पहला तो अपन ने करा मिडिल मैन को हटाना स्टार्ट किया। क्या दूसरा अगला आता है लैंड सीलिंग। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, समझना ध्यान से। लैंड सीलिंग, गवर्नमेंट ने क्या किया, एक रूल निकाला कि एक पर्टिकुलर इंसान के पास या एक पर्टिकुलर घराने के पास या राजघराने के पास एक इतनी लिमिट से ज्यादा एक पर्टिकुलर लिमिट सेट कर दी, 10 बीघा, 20 बीघा, 40 बीघा, उससे ज्यादा किसी के खुद के नाम पर जमीन नहीं हो सकती, और अगर है तो सील कर दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी? एक ही जन, क्योंकि पहले क्या था, एक इंडिपेंडेंस के बाद ज्यादातर जमीन है ना कुछ लोगों के हाथ में ही थी, राजघरानों के हाथ में या जमींदारों के हाथ में। तो गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला लैंड सीलिंग के नाम से, और एक रूल में है ना अलग अलग लिमिट घोषित कर दी गई कि भाई एक जने के पास इससे ज्यादा जमीन नहीं हो सकती, एक राजघराने के पास इससे ज्यादा जमीन नहीं हो सकती। अगर उससे ज्यादा जमीन होगी तो उसको गवर्नमेंट सील कर देती है, खुद के पास रख देती है और बाद में वो फार्मर्स को बांट देती है। तो अगला पॉइंट हो गया लैंड सीलिंग, मैक्सिमम लिमिट सेट कर दी अपन ने। क्या कर दी कि इससे ज्यादा आप अपने पास लिमिट, इससे ज्यादा लैंड नहीं रख सकते। नेक्स्ट होता है टेंडेंसी रिफॉर्म्स। इसमें अपन ने क्या किया, अपन ने किराया
किराया जो है ना, एक पहले था कोई भी आदमी अपने हिसाब से किराया सेट कर देता था, है ना। अगर मजदूर, गरीब मजदूर है, भोला है, उससे ज्यादा बहुत ज्यादा किराया लेते थे। या फिर है ना किसान जो होता था वो है ना बहुत कम किराया सालों सालों काम करता था। तो सरकार ने एक रेट फिक्स कर दी कि इतनी रेट रहेगी इतने बीघा जमीन की, और वो भी इतने दर से बढ़ेगी, ताकि आपको किराए के कारण ना किसी का भी, चाहे वो मालिक हो चाहे वो किराएदार, यानी जो दोनों का शोषण ना हो, ठीक है ना। तो जो पेड रेंट करते थे, रेंट पे करते थे, उनकी है ना लिमिट फिक्स कर दी, फिक्सेशन कर दिया रेंट का, इतने जमीन इतना रेंट, ताकि कोई अगला आता है कोऑपरेटिव फार्मिंग। क्या होता है, सरकार ने नया सिस्टम स्टार्ट किया, सरकार ने लोगों का कोऑपरेटिव फार्मिंग करो, मिलकर फार्मिंग करो। जो आपके छोटे छोटे लैंड है उस पर आप छोटी छोटी चीजें करते हो, तो आपको छोटी छोटी चीजें बहुत महंगी मिलती है। आप बड़े लेवल पर मिलकर काम करोगे, बल्क में खरीदो चीजें, बल्क में खरीदोगे सस्ता मिलेगा। बल्क में कोई भी काम करोगे ना, डिवाइड होकर चीजें सस्ती पड़ जाएगी। तो गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव फार्मिंग को है ना मोटिवेट किया कि मिलकर काम करो ताकि चीजें सस्ती मिले। बल्क में काम करोगे ना, हर चीज सस्ती पड़ेगी, बल्क में कोई भी खर्चा तुम्हारे को छोटा लगेगा। अगला है कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। इसमें क्या होता था, एक आदमी की छोटी सी जमीन यहाँ पर है और दो किलोमीटर जमीन दूसरी जगह है, और तीसरी जमीन तीसरी जगह। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ऐसे अलग अलग जगह होने से बेटर है, उन्होंने कहा कि आप एक साथ में एक ही जगह, वो तीनों जमीन छोड़ो, उस जगह एक ही जगह है ना जमीनों को कंसोलिडेशन करना स्टार्ट कर दिया कि भाई मिक्स, अब यहाँ पर जाना आना चीजें मैनेज करना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक साथ सेटअप दे दिया, तीनों जमीन को छोड़ो और एक जगह बड़ी जमीन ले लो, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं कंसोलिडेशन। क्या कहते हैं, गिविंग अ पर्टिकुलर फार्मर लैंड एट वन प्लेस, एक प्लेस पर देना स्टार्ट कर दिया। गवर्नमेंट ने कहा इसको तीनों को छोड़ के आप एक प्लेस पर काम करो, ताकि आपका ना ये जो अलग अलग जगह आप टेक केयर करो उसका माथाफड़ी नहीं हो, क्लियर ना। तो ये है कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। तो ये सरकार ने कोशिश करी कैसे भी कर है ना लैंड जमीन क्या बढ़े, एग्रीकल्चर बढ़े, क्या बढ़े। आगे आता है, अगला था, अपन पढ़ रहे हैं अलग अलग मेजर्स। पहला मेजर्स था लैंड रिफॉर्म्स। क्या था, इसमें जो भी रिफॉर्म्स थे वो लैंड को लेकर थे, लैंड सीलिंग करी, कंसोलिडेशन करी, ठीक है ना, कोऑपरेटिव फार्मिंग करी। अब आते हैं अपन टेक्नोलॉजिकल मेजर्स। क्या आते हैं, टेक्नोलॉजी में इसमें सबसे मेन आता है जिसके बहुत सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ग्रीन रिवोल्यूशन। क्या बनते हैं, ठीक है ना। हमारी 75% जनता इंडिपेंडेंस के टाइम एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी, फिर भी उसके बाद भी है ना हम अपने देश की डिमांड को पूरा नहीं कर पाते थे, सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे। सोचो इतने सारे जने एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, फिर भी अपन है ना अपने ही देश के लोगों के लिए खाने की नीड्स को पूरा नहीं कर पाते थे। क्यों, क्योंकि इनको सही ढंग से करना नहीं आता था। जमीन को कैसे है ना किस टाइम पे, हमारे पास पहली बात तो इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी नहीं थी, शीट्स हमारे पास अच्छे नहीं थे। उस सबको करने के लिए हमने एक नया लाया, ग्रीन रिवोल्यूशन। क्या किया, ग्रीन रिवोल्यूशन। इट रेफर्स टू द लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज ऑफ हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, है ना, स्पेशली फॉर व्हीट एंड राइस। ग्रीन रेवोल्यूशन और कुछ नहीं है, ग्रीन रेवोल्यूशन है एकदम से प्रोडक्शन का बढ़ना, किसका, फूड ग्रेन्स का। कैसे, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को यूज लेकर, ऐसे सीड्स जो कम जगह पे भी, कम जमीन पे भी, कम इरिगेशन में भी बहुत ज्यादा है ना प्रोडक्शन देते हैं। और ये मेन काम ली गई व्हीट और राइस में, किसमें ली गई, तो एक टेक्नोलॉजी चेंज करी अपन ने, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को लेना यूज किया, सरकार ने बताया कैसे करो, बकायदा उस पर टेक्नोलॉजी रिसर्च हुई, फिर निकाला यार ये ऐसे सीड्स बनाए ना जिससे ना ज्यादा प्रोडक्शन हो तो बेटर है ना, कम मेहनत में ज्यादा, तो उसी को कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या कहते हैं, तो 1960 में अपन ने ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया, 3 फेज में, 2 फेज में स्टार्ट हुआ था। पहले फेज में पंजाब के कुछ सेक्टर ने स्टार्ट किया, बाद में वापस स्टार्ट हुआ। इसमें अपन ने किया क्या, मैन 2 तरह की चीजें करी, HYV शीट यूज लिया, हाई यील्ड वैरायटी शीट्स, और दूसरा हमने फर्टिलाइजर और इरिगेशन फैसिलिटीज को बढ़ाया। क्या करा, अच्छे फर्टिलाइजर यूज लिए और इरिगेशन फैसिलिटीज को बढ़ाया। इससे एकदम से क्या हुआ, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ने लग गया, ठीक है ना। इसी को कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या कहते हैं, हरित क्रांति, हिंदी में कहते हैं क्रांति। क्रांति का मतलब समझते हो ना, एकदम से कुछ बड़ा हो जाना, तो हरित क्रांति कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में था ग्रीन रेवोल्यूशन। मैन कुछ नहीं था, 2-3 चीजों पे ध्यान दिया अपन ने, अच्छे सीड यूज लिए और हमने इरिगेशन और फर्टिलाइजर इसको ज्यादा यूज लेना स्टार्ट कर दिया, पेस्टिसाइड्स को यूज लेना, यानी कीटनाशक। क्या गया, पहले होते तो थे अपनी जमीन मगर ना टिड्डियों का दल और ना ये कीड़े खा जाते थे, तो जितना भी होता था ना उसका आधा ही आता आ पाता था बाजार में। इन सबको यूज लेकर हमने ना, तो ये अलग अलग इस सबको यूज लेकर हमने प्रोडक्शन बढ़ाया, अलग अलग फेज में हुआ। देखो फेज पहला फेज 1 1960 से 1970, मिड 1960 से मिड 1970, क्लियर ना। ये कहां तक रह गया, पहला फेज पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है ना, और वहीं पर इनको फायदा हुआ। फिर दूसरा फेज स्टार्ट हुआ मिड 70 से मिड 80 में, और ये लार्जर स्टेज में हुआ, लगभग सब स्टेज में है ना इस बार यूज लिया गया ग्रीन रेवोल्यूशन को, क्लियर ना। और इसके आते हैं इफेक्ट्स, ये बनता है बड़ा क्वेश्चन। पहला इफेक्ट, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। क्या,
जो प्रोडक्शन हमारा 1960 से 61 तक 82 मिलियन में था, कितना था, वो पहुंच गया 170 मिलियंस में, 176 मिलियन में। किसमें पहुंच गया, सोचो 82 से 176 मिलियन। 1960 और 61 में जो हमारा 82 मिलियन था वो 1990 91 में पहुंचते पहुंचते 176 मिलियन हो गया। तो पहला पॉइंट हुआ इसका इफेक्ट इंक्रीज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बढ़ गया, क्या बढ़ गया। दूसरा आता है सेल्फ एफिशिएंसी, हम अपने पैरों पे खड़े हो गए। अब हम अमेरिका पर है ना वीट के लिए और राइस के लिए डिपेंडेंट नहीं रहे। हमारा देश अपने देश की जो जरूरत थी खाने की, अब हम खुद ही है ना उस जरूरत को पूरा करने लग गए। नेक्स्ट मार्केट सरप्लस, खुद की जरूरत पूरा करना तो बहुत दूर की बात है, उससे भी ज्यादा क्या होने लग गया, मार्केट सरप्लस बनाने लग गए। खुद की नीड को पूरा करने के बाद भी मार्केट में बेचने लायक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने लायक और दूसरों को बेचने लायक इतना ज्यादा बनाने लग गया, मार्केट सरप्लस होने लग गया। क्या होने लग गया, मार्केट सरप्लस का मतलब है खुद की नीड को पूरा करने के बाद भी कुछ ऐसा पार्ट जो आप मार्केट में बेच सको। क्या बेच सको। अगला आता है बेनिफिट ऑफ लो इनकम ग्रुप्स, जो लो इनकम ग्रुप्स थे यानी फार्मर्स या जो लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए होते हैं, जिनके पास रुपए कम होते हैं, उनको बहुत ज्यादा फायदा मिला, क्योंकि उनकी मेन सोर्स क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है इनकम का। अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, आपकी इनकम बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, आप उतनी मेहनत करके अगर ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो, तो जो लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे उनकी इनकम लगभग डबल हो गई और उससे उनको बहुत फायदा मिला। अगला आता है इंक्रीज इन इनकम, ठीक है ना, उनको लोग लो इनकम ग्रुप्स को फायदा तो मिला ही मिला, साथ में उनकी इनकम भी बढ़ गई। क्या बढ़ गई, इनकम, क्योंकि फूड गेन्स का इंक्रीज होना डायरेक्ट उनकी इनकम पे इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट होता है बफर स्टॉक, एक टाइम था जब हम दूसरे लोगों से मंगाते थे, अब इस टाइम में क्या होने लग गया, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हम बफर स्टॉक रखने लगे। क्या रखने लगे, अकाल के टाइम के लिए हम एक्स्ट्रा अनाज बनाकर, और अकाल के लिए और है ना बाढ़ के लिए अलग से रखने लगे। जब भी कुछ ऐसी चीज आवे हम बफर स्टॉक में रखने लगे ताकि उस समय काम ले सके, वेयर हाउस बन गए। अगला इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, जो हमारी प्रोडक्टिविटी थी 3.5 टाइम्स, यानी हमारी जो एक लैंड में, समझना आप, अगर एक लैंड में 100 किलो गेहूं होता था वो 350 किलो गेहूं होने लगे। क्या होने लग गया, 3.5 टाइम्स पर हेक्टर हमारी है ना प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। अगर एक एग्जांपल के लिए 100 किलो गेहूं होता था जिस जमीन पर, वहां पर 350 किलो गेहूं होने लगे, इतना ज्यादा बढ़ने लगे प्रोडक्शन, 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3.5 गुना प्रोडक्टिविटी बढ़ गई हमारी। अब इसका नुकसान देखते हैं, वीकनेस ऑफ शॉर्ट कमिंग ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। पहला, इनकम इन द डिस्पैरिटीज ऑफ इनकम, समझना, डिस्पैरिटीज का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन डिस्पैरिटीज ऑफ इनकम। इसका मतलब होता है अमीर और अमीर हो गए और गरीब और गरीब। डिस्पैरिटीज का मतलब होता है विविधता, इसका मतलब होता है, क्यों हुआ कारण समझना। ग्रीन रेवोल्यूशन है ना, उसमें आपको महंगे पेस्टिसाइड यूज लेने पड़ते थे, महंगी सर्विसेज यूज लेनी पड़ती थी, काइंड ऑफ क्या कहते हैं, सिंचाई के लिए ना आपको इक्विपमेंट महंगे महंगे लाने पड़ते थे, वो गरीब किसान नहीं ला पाते थे, अमीर किसान नहीं ला पाते थे। तो अमीर किसान और अमीर हो गए, गरीब किसान और गरीब हो गए, तो इसमें डिस्पैरिटीज बढ़ी। क्या बढ़ी, और बढ़ी। नेक्स्ट, पीस अटैक। पीस अटैक का मतलब होता है वो यही टिड्डी का और इनका अटैक है ना, उसके कारण ग्रीन रेवोल्यूशन जितनी ग्रोथ करनी थी उतनी ग्रोथ कर नहीं पाई, क्योंकि जो उस टाइम की ये बात करें उस टाइम पे ये ना टिड्डी दल का है ना वो अटैक बहुत ज्यादा ही होता था, बहुत ज्यादा आती थी, उसके कारण हमारा जितना प्रोडक्शन बढ़ा ना उतना बढ़ा नहीं। नेक्स्ट, फूड क्रॉप्स तक ही रह गई ग्रीन रेवोल्यूशन। कन्फाइंड का मतलब होता है सीमित रह जाना, ये ग्रीन रेवोल्यूशन फूड क्रॉप्स तक ही रह गई, व्हीट और राइस तक ही, अगर कोशिश करते तो सब में काम आ सकती थी। अगला आता है रीजनल इनइक्वालिटीज। रीजनल इनइक्वालिटीज का मतलब है पंजाब राजस्थान में तो बहुत ज्यादा फायदा हुआ, मगर दूसरे स्टेट में इतना ज्यादा फायदा लिया नहीं लोगों ने ना, वहां पर तो इतना यूज लिया, तो ये हर जगह इतना काम नहीं आया। पंजाब में बहुत बढ़ गया प्रोडक्शन, पंजाब राजस्थान में, ठीक है ना, तो ये पंजाब हरियाणा तमिलनाडु उत्तर प्रदेश यहाँ पर है ना इन्होंने फायदा लिया, बाकी जगहों ने इतना फायदा लिया नहीं। अगला, रिस्क ऑफ इकोनॉलॉजिकल डिग्रेडेशन। इसका मतलब होता है जब हम पेस्टिसाइड यूज लेते हैं या तो एक बार तो बहुत ज्यादा है ना प्रोडक्शन बढ़ जाता है, मगर जब आप किसी चीज को जितनी उसकी क्षमता उससे ज्यादा खींच लो तो वो क्या होती है, धीरे धीरे बंजर जमीन बन जाती है। तो ये इसका एक रिस्क था, एक बार तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा मगर बाद में अगर आप यूज ले लो तो धीरे धीरे ना बिल्कुल ही बंजर हो जाती थी वो। अगला आता है अनडिजायरेबल सोशल इफेक्ट्स। वही वाली बात आ गई जो हम चाहते नहीं थे ना, वो सोशल इफेक्ट। फार्मिंग में मशीन आने के बाद क्या हो गया, लेबर है ना, सरप्लस लेबर जो होती थी उनको बाहर निकालने लगा। मशीन ली, जहां पे 10 जने काम आते थे वहां पे 1 ट्रैक्टर काम आने लग गया, तो वो क्या होने लग गया, लेबर सरप्लस बढ़ने लगा, क्या बढ़ने लगा, और फिर धीरे धीरे उनको लोगों के क्या हो गया, बेरोजगार हो गए, क्या हो गए, ठीक है ना। ये था दूसरा इफेक्ट। पहला था लैंड रिफॉर्म्स, दूसरा था टेक्नोलॉजी, अब आता है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। क्या होता है इसमें अपन ने क्या किया, ध्यान से देखना। पहला है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। क्या किया, सरकार ने बहुत सारे नाबार्ड जैसे बहुत इंस्टीट्यूट खोले जो गरीबों को उनकी जगह पर वहीं पर
बड़े सस्ती रेट पर क्रेडिट प्रोवाइड करा हुआ। क्या करा हुआ है? हमने ग्रामीण क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी खोली है ना, हमने बहुत सारी नाबार्ड जैसी संस्थाओं को, नाबार्ड एक बहुत बड़ी बैंक है जो ग्रामीण क्षेत्रों में है ना मैन है ना किसानों को बढ़ाने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए लोन देती है। तो अपन ने वैसे इंस्टीट्यूट खोले सरकार ने, ताकि है ना किसानों को सस्ती रेट पर क्या मिल जाए, क्रेडिट मिल जाए, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मिले। पहले क्या करते थे वो मनी लेंडर से लेते थे, किससे लेते थे, बहुत ज्यादा महंगा मिलता था। अब यहाँ से लो सस्ती रेट पर मिल जाता है, ठीक है ना। अगला आता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। क्या आता है? सरकार ने एक बहुत अच्छी चीज करी, एग्रीकल्चर मार्केटिंग स्टार्ट करी, किसानों के लिए मार्केटिंग सिस्टम स्टार्ट किया। किसानों के साथ प्रॉब्लम क्या थी, वो प्रोडक्शन तो कर लेते थे मगर मार्केटिंग नहीं कर पाते थे। तो क्या होता था, मिडिल मैन आके सस्ती रेट में उनसे माल ले जाता था और महंगी रेट पे बेचता था। अब सरकार ने उनके लिए ना मार्केटिंग सिस्टम स्टार्ट किया कि आप बनाओ, आपका माल हमको बेचो मंडियों में और हम आपका माल बेचेंगे, सही रेट हमको, हम आपको दिलाएंगे, ठीक है ना। अगला आ गया फिक्सेशन ऑफ MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सरकार पहले किसान क्या होता था, डर लगता था उनको कि हमारा माल कोई खरीदेगा नहीं, तो है ना वो सस्ती रेट पे बेच देते थे कि सड़ जाएगा। सरकार ने एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्टार्ट कर दी। क्या कर दी कि भाई 10 रुपए में तो हमको बेचो, जितना भी बेचना हमको बेचो, हम खरीदेंगे। अब क्या हो गया, किसान को एक भरोसा आ गया क्या 10 रुपए में तो सरकार खरीद लेगी, तो 10 रुपए सस्ता नहीं बेचते थे पहले, क्योंकि उनके पास ये था नहीं कि कौन खरीदेगा, तो सस्ते में बेच देते थे। अब सरकार ने MSP यूज कर ली ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो किसानों को पता है इतने रुपए में तो सरकार ही ले लेगी। अब वो उससे ज्यादा रुपए मांगते थे, 12 रुपए में लेना है तो ले, नहीं तो 10 रुपए तो वहां बेच दूंगा मैं, ठीक है ना। अगला था फूड सिक्योरिटी सिस्टम। क्या होता है, गवर्नमेंट ने एक फूड सिक्योरिटी सिस्टम स्टार्ट किया जिसमें जो गरीब लोग हैं उनको सस्ती रेट पर है ना फूड्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो उसके कारण क्या हो गया, हर इंसान, अब उनको गवर्नमेंट को उतना फूड रखना पड़ा अपने पास, और गरीबों को भी ये एंश्योर हो गया कि कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा, क्योंकि 1 रुपए किलो 2 रुपए किलो पे मिल रहा है। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट को वो ये जो प्लानिंग एग्जीक्यूट करने के लिए उतना गेहूं अपने पास रखना भी तो पड़ेगा। तो इससे भी क्या हुआ, एग्रीकल्चर का वो है ना कंजप्शन बढ़ने लगा, ठीक है ना। और लास्ट है एग्रीकल्चर सब्सिडी पॉलिसी। गवर्नमेंट है ना सब्सिडी देनी स्टार्ट कर दी फर्टिलाइजर्स पर, पेस्टिसाइड्स पर। आप अगर 100 रुपए का आ रहा है, 80 रुपए आप दो, 20 रुपए कौन देगी, सरकार देगी। तो जो किसानों को लगता था महंगा है तो सरकार उनकी सपोर्ट कर देती, ठीक है ना। ये सब ये सारी पॉलिसीज थी। अब इसके आता है क्रिटिकल रिवोल्यूशन। क्या आता है, यानी इसके नुकसान क्या आते हैं, फायदे क्या आते हैं। अच्छे क्रिटिकल रिवोल्यूशन का मतलब होता है फायदे भी बताएंगे, नुकसान भी बताएंगे, ठीक है ना। पहला होता है सेल्फ सफिशिएंसी, क्या हम अपने पांव पे खड़े हो गए। दूसरा नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। On the negative side, 65% of country population continue to employed in agriculture even in the late of 90s. इसका खराब नुकसान क्या हुआ देखो, वन ऑफ द नेगेटिव साइड, अबाउट 65% ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन कंट्रीब्यूटेड टू द एम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर इवन इन लेट 90s। ये कह रहा है एक खराब चीज थी, इस सबसे एक चीज खराब हुई कि आपकी ज्यादातर पॉपुलेशन है वो एक ही सेक्टर पर डिपेंडेंट है। क्या है, आप एग्रीकल्चर को बढ़ावा देते जाते रहना तो खराब है। एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, हर सेक्टर पर डिपेंडेंट होना चाहिए, आपको एक सेक्टर पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। और लाग लिखा हुआ अनइक्वल वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, ये लिखा हुआ इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये वापस इसी पॉइंट को आगे बता रहे हैं कि एग्रीकल्चर पर तो 60 या 75% है, और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर पर क्या है, बिल्कुल है ना, बिल्कुल कम परसेंटेज अपने देश का वो है ना इंडस्ट्रियल सेक्टर पर डिपेंड था। किस पर था, तो ये खराब चीज है, इंडस्ट्रियल पे भी होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद अगला आएगा इंडस्ट्री वो अपन कल पढ़ेंगे। अच्छा है क्या, देखिए चल रहा है क्या, स्पेस है क्या अभी, क्या बंद हो गया, हाँ तो पढ़ा, नेक्स्ट करते हैं अपन, नेक्स्ट बंद कर देगा बंद। अगला है एक इंडस्ट्री। पहला आता है रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, समझना ध्यान से। अगला पढ़ा अपन इंडस्ट्री। अपने देश में पब्लिक सेक्टर का बहुत बड़ा रोल था। क्या था, बहुत बड़ा रोल था पब्लिक सेक्टर का। क्यों था, ध्यान से देखना। पहला, लैक ऑफ कैपिटल, प्राइवेट सेक्टर के पास कैपिटल ज्यादा नहीं थे। क्या नहीं थी, अपना देश आजाद हुआ था, प्राइवेट सेक्टर के नाम पर बहुत कम इंडस्ट्रीज थी, टाटा इंडस्ट्री है वो, प्राइवेट लोग थे ही नहीं, ज्यादा धनी लोग थे ही नहीं। अब अगर अपन को रोडें बनानी है, डैम बनाना है, ब्रिज बनाना है, तो इतनी कैपिटल थी नहीं, तो इसलिए पब्लिक सेक्टर का बहुत बड़ा रोल था। स्टार्टिंग में 1950 से 1990 तक किसका रोल ज्यादा था, इंडस्ट्री सेक्टर में पब्लिक सेक्टर का। 3 कारण से रोल था। अगर कोई पूछे 1950 से 1990 तक पब्लिक सेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों था हमारे लिए, तो पहला कारण था लैक ऑफ कैपिटल। क्या था, पब्लिक सेक्टर के पास कैपिटल थी नहीं बड़े काम करने के लिए, इसलिए प्राइवेट सेक्टर के पास थी नहीं, इसलिए पब्लिक सेक्टर को लगानी पड़ती थी बड़ी इंडस्ट्री। दूसरा आता है साइज ऑफ मार्केट। क्या था, इतना बड़ा साइज, यानी कोई भी प्राइवेट सेक्टर के पास इतनी कैपिटल, इतनी स्ट्रेंथ, इतने लेबर थे ही नहीं कि इतने बड़े मार्केट में, इतना बड़ा मार्केट इंडिया का, उस पर है ना वो अपना काम कर सके। तो साइज ऑफ बड़े मार्केट के लिए सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही सूट होता था। क्या होता था, और तीसरा होता था सोशलिज्म। सोशलिज्म का होता है
अपन उस समय सोशलिज्म को फॉलो कर रहे थे, प्राइवेट सेक्टर को इतना बढ़ावा नहीं दे रहे थे, सरकार साइड डिसीजन ले रही थी। क्या ले रही थी? अगर सरकार साइड डिसीजन लेगी, सरकार के हाथ में पावर होगा, तो कौन सी इंडस्ट्री चलेगी? ऑब्वियसली पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। क्या चली थी? इसलिए 1950 से 1990 तक हमारे यहाँ पे पब्लिक सेक्टर की इंपोर्टेंस ज्यादा थी। क्या थी? ठीक है ना। अगला आता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956। नई पॉलिसीज बनाई थी अपन ने, अलग अलग प्लान थे ना, 5 प्लान। वैसे अपन ने इंडस्ट्रीज के लिए भी पॉलिसी बनाई थी। क्या बनाई थी? पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 में। किसमें थी? समझना इसमें क्या हुआ था। पहला हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज क्या किया था? इंडस्ट्रीज को 3 पार्ट में बांट दिया था। हमने 11 में भी पढ़ा था, ए बी सी। ए वाले में सिर्फ गवर्नमेंट चलाएगी। क्या चलाएगी? उसमें पब्लिक सेक्टर चला ही नहीं सकती, प्राइवेट सेक्टर, सॉरी। बी वाले में ऑनरशिप गवर्नमेंट की रहेगी, मगर प्राइवेट सेक्टर की हेल्प ले सकते हैं। किसकी ले सकते हैं? और तीसरी वाली सी कैटेगरी, वो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के लिए। क्या थी? तो पहले हमने 3 कैटेगरी में बांटा। किस किस में? ए बी सी। पहली ए वाली पूरी गवर्नमेंट के पास, बी वाली में गवर्नमेंट का ऑनरशिप मगर प्राइवेट सेक्टर की हेल्प ले सकते हैं, और सी वाली सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के पास। ठीक है ना। सिस्टम ऑफ लाइसेंसिंग। सिस्टम ऑफ लाइसेंसिंग का मतलब है हमने हर एक इंडस्ट्री के लिए लाइसेंस कंपल्सरी कर दिया। क्या कर दिया? अगर आपको प्राइवेट सेक्टर को करनी भी है, इंडस्ट्री लगानी भी है, सी सेक्टर में सी बनाया था, उसके लिए अगर लगानी भी है तो भी आपको पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा। तीसरा, रिमूविंग ऑफ रीजनल डिस्पैरिटीज। रीजनल डिस्पैरिटीज का मतलब होता है एक जगह तो इंडस्ट्री लग रही है, दूसरी जगह लग नहीं रही है। दिल्ली में बहुत इंडस्ट्री लग रही है, बिहार में लग नहीं रही है, गुजरात में बहुत इंडस्ट्री लग रही है, और इंडिया और क्या कहते हैं राजस्थान में लग नहीं रही है। तो गवर्नमेंट ने कोशिश करी हर जगह, क्योंकि पब्लिक सेक्टर को लगाना है ना, हर जगह इंडस्ट्रीज लगे। क्या लगे? क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो बहुत रुपया है, तो वो हर जगह कोशिश कर देती है, लगभग हर रीजन में है ना, बराबर है ना विकास हो। अगला आता है फॉरेन कैपिटल। क्या आता है? हमने कोशिश करी कि हमारे यहाँ पे फॉरेन कैपिटल आवे, उसका रुपया लगे, इसलिए उसकी भी एक लिमिट सेट करी कि भाई इतने रुपए तक आप इस इंडस्ट्री में रुपया लगा सकते हो, इतने रुपए में आप इतना लगा सकते हो फॉरेन। तो हमने कोशिश करी, तो गवर्नमेंट ने ना रिकॉग्नाइज किया कि फॉरेन कैपिटल हमारे लिए जरूरी है, और उसकी एक लिमिट सेट कर दी कि इस इंडस्ट्री में आप 25% फॉरेन कैपिटल लगा सकते हो, इंडस्ट्री में 50% लगा सकते हो। ठीक है ना। अगला आता है स्मॉल इंडस्ट्रीज। क्या होता है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इसकी जो लिमिट है वो टाइम टू टाइम है ना, चेंज होती रहती है। क्या होती रहती है? स्टार्टिंग में इसकी लिमिट क्या थी? 1950 में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो कहलाती थी जिसमें 5 लाख की कैपिटल लगी हुई हो। क्या लगी हुई हो? अब तो उसको 1 करोड़ तक बढ़ा दिया गया है। पहले स्टार्टिंग में था